एक मुद्दत से उनसे मुलाकात नहीं हुई और हम उन्हें भूल गए, ऐसा भी नहीं। स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। मेरे साथ जानी मानी हस्ती, मेंबर पार्लियामेंट 2 टर्म से युगल किशोर शर्मा जी हैं। मुझे नहीं लगता कि इनका तारुफ मैं और करवाऊंगा आपसे, ये चेहरा ही काफ़ी है। युगल जी, मुबारक है आपको, आपने नॉमिनेशन फाइल किया। सबसे पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इसके बारे में? बहुत अच्छा। एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि कल जो हमने अपना पर्चा दाखिल किया उससे आप भी मुझे संतुष्ट नजर आ रहे हैं जी। जब आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, कल जो जन सैलाब आया था परसों जब हमने ये पर्चा भरा, तो उससे बड़ा उत्साहित है और उसका मनोबल भी बहुत ज्यादा बड़ा है। युगल किशोर जी, ये एक्सपेक्ट किया था आपने? जो जन सैलाब था, कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता, मैंने उस रिपोर्ट में भी कहा था, एक बड़ा जन सैलाब आपके साथ चल रहा था जब आपने नॉमिनेशन फाइल किया, लोग आपको सुनने को आए थे। क्या लगता है आपको कि हैट्रिक हो जाएगी? ऐसे देखिए, एक तो मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर दे दूं कि भाई हमें लगता था कि लोग आएंगे, और आपको ये भी मैं बता दूं कि हमने कोई साधन प्रोवाइड नहीं करवाए थे। लोग अपने साधनों से आए थे। आपने देखा होगा कि कहीं बसें, कहीं मेटाडोरें या कुछ ऐसा कुछ नहीं था। अगर किसी गांव से निकले हैं तो आजकल सबके पास अपने अपने साधन तो है ही हैं, लेकिन ये जो हमारा संसदीय क्षेत्र है इसके कोने कोने से आए थे। गूल से भी आए थे, मोर से भी आए थे, अरनाज से भी आए थे, रियासी से भी आए थे, बुमाग से भी आए थे, जहां गगवाल से भी आए थे, सांबा से भी आए थे और बाकी जगह से। जितने हैरान हम थे उतने हैरान आप भी हुए देखकर? एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, मुझे लगता था कि भाई लोग आएंगे, क्योंकि हम फील्ड में रहते हैं तो उससे लग रहा था, जिस तरह से लोग पूछ रहे थे कितने बजे जाएंगे फॉर्म भरने, कब फॉर्म भरने जाएंगे, हम कब पहुंचे, तो हमने लोगों को कहा था कि भाई हम 10 बजे के करीब एकत्रित होंगे और 11 बजे वहां से निकलेंगे। लेकिन मुझे जो बताया गया, मैं तो लेट वहां पर पहुंचा, लेकिन बताया गया कि लोग 9 साढ़े 9 बजे ही एकत्रित होना इकट्ठे हो गए थे। और आपने देखा होगा, मैंने भी देखा, और मुझे फोन आने लगे कि भाई यहाँ जगह ही नहीं रही है। ये जो जितना भी इंदिरा चौक के आसपास का क्षेत्र था और फिर हरी मार्केट वाला रोड भी जो है वो भी भर गया जब, तो उन्होंने कहा कि जल्दी पहुंचिए और हम जहां से यात्रा जो है वो प्रारंभ करें। तो फिर हम जब पहुंचे तो आपने देखा होगा कि भाई भारी भारी जन सैलाब था, भारी जन सैलाब। इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें मैं भी हैरान था, सच्ची बात अगर कहूं, कि मुझे भी लगता था कि भाई इतने लोग जहां पर पहुंच जाएंगे, बहुत ज्यादा लोग पहुंचे थे। लेकिन जुगल जी, एकदम बिल्कुल से आश्वस्त हो जाना या लापरवाह हो जाना वो भी सही बात नहीं है, क्योंकि हमने चौधरी लाल सिंह का नॉमिनेशन भी कवर किया। एक बड़ा जन सैलाब उनके साथ था, आपके साथ एक बड़ा जन सैलाब था। अब कल रमन बल्ला साहब नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं, पता नहीं उनका जन सैलाब कैसा होगा। लेकिन चौधरी लाल सिंह की साइड को देखकर क्या लगता है आपको कि आप थ्रेट है, इस बार थोड़ा कश्मकश रहेगी? ऐसे देखिए, मैं अगर सच्ची बात आपसे कहूं, आपका दिल क्या कहता है? मेरा दिल यह कहता है कि कहीं कोई थ्रेट नहीं है। इसका एक कारण है। देखिए, कांग्रेस ने भी इस देश पर कई वर्षों तक राज किया है, और ये जो लोग आज इलेक्शन में आ रहे हैं इनको भी लोगों ने आजमाया हुआ है। और इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 10 वर्षों तक इस देश की बागडोर जो है वो संभाल रखी थी, और इन 10 वर्षों ने उन्हें ऐतिहासिक, साहसिक, देश का मान सम्मान और फिर देश को विकास की गति तेजी के साथ आगे बढ़ाना और सीमाएं सुरक्षित रखना, गांव गरीब किसान की चिंता करना, और फिर देश के हर वर्ग और हर नागरिक के लिए उन्होंने कोई ना कोई योजना जो है वो ऐसी चलाई। बिल्कुल सही कहा आपने। मोदी साहब ने जो काम आपने गिनवाए इससे कहीं ज्यादा है। हमारे पास वक्त ही नहीं है तो उनको डिस्कस कर सके। लेकिन जुगल जी, एक सवाल है यहाँ पे। हमेशा विपक्ष कहता है कि भाजपा, खासकर जम्मू कश्मीर यूनिट की बात करूं, ये लोग हमेशा मोदी के नाम पर वोट मांगते हैं, इनका अपना कोई इमेज नहीं है, अपना कोई चेहरा नहीं है। ये बात विपक्ष कहता है, समझ आती है, उनको कटाक्ष करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। लेकिन कल आपकी रैली में आपके एक नेता ने अपोजिशन की लाइंस दोहरा दी। उन्होंने कहा कि युगल किशोर शर्मा को भूल जाओ,
इस चेहरे को भूल जाओ, आपको सिर्फ मोदी को वोट देना है, आप ये समझ लो कि इलेक्शन मोदी साहब लड़ रहे हैं। सर, इस तरह की स्टेटमेंट जब आती है तो विपक्ष को और मौका मिल जाता है। तो आपको लगता नहीं कि जुगल किशोर शर्मा भी एक इमेज है, उन्होंने काम किया है अपने क्षेत्र में, लोग प्यार करते हैं उनको, तभी वो लोग इतने यहां आए थे। तो इस तरह की स्टेटमेंट जो है विपक्ष को मौका दे रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता। हम सब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ही चुनाव में कूदे हैं। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल का निशान। देश का प्रधानमंत्री जो है वो इस चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं। हम सब एक कार्यकर्ता के नाते आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको अगर सच्ची बात बताऊं ना, मुझे 2 बार मौका मिला और जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए और विशेष तौर पर हमारे संसदीय क्षेत्र के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, अमित शाह जी का, गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी का और फिर नितिन गडकरी जी का, ये जो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट थे जिनका भरपूर सहयोग जो है वो मुझे मिला है। और आपने देखा होगा 2014 से पहले का जम्मू और 2014 के बाद का जम्मू, आज जहां भी जिस तरफ ही आप जाएं तो विकास ही विकास नजर आता है, अगर आप सही आकलन अगर करेंगे। अगर अपोजिशन कुछ कहती है तो इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ कहने के लिए ही कह रही है। दूसरा, मुझे कल एक पत्रकार ने पूछा, उन्होंने कहा कि देखिए लोग तो कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को वोट देने जा रहे हैं। मैंने कहा हम भी तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही वोट देने जा रहे हैं। ये चुनाव फिर पीएम का है या एमपी का है? नहीं, चुनाव तो मेंबर पार्लियामेंट का है, लेकिन मेंबर पार्लियामेंट तो प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा ही तो खड़ा किया गया है। और फिर मेंबर पार्लियामेंट अगर बनेगा तो वो वोट किसको करेगा? पीएम, देश के प्रधानमंत्री को करेगा। वो पीएम चुनेगा। बिल्कुल। हमें गर्व है अपने शीर्ष नेतृत्व पर कि उन्होंने जिस तरह से इस देश की बागडोर संभाल कर देश का नेतृत्व जो किया है ना, शायद ही पहले किसी ने कहीं किया होगा। इसमें कोई दो राय नहीं। आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के पहले जो हालात थे और आज के हालात में कितना अंतर आया है। आपने देखा होगा कि भाई भारत की सीमाएं जो है पहले और आज, और आपने मान सम्मान की अगर बात करें, मतलब जिस भी फील्ड में आप आगे बढ़े, और कुछ ऐसे फैसले थे जो विकास से भी हटकर थे, कोई हिम्मत नहीं कर पाता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री, जो सवाल मैं अब आपसे पूछने जा रहा हूं ये अपोजिशन का है जी महाराज। और ये रमन बल्ला साहब कल जो नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं, इस टेनोर में वो इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं, ये उनके मैनिफेस्टो में भी है। जी जी। वो कहते हैं कि राज्य का दर्जा कब मिलेगा हमें? देखिए, हम अपने शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा रखते हैं। हाँ, मिल जाएगा। उन्होंने कहा था कि जैसे ही जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हो जाएंगे और पूरे अमन और शांति जहां पर हो जाएगी और जम्मू कश्मीर का जो स्टेट का जो दर्जा है वो वापस दे दिया जाएगा, हमें उन पर भरोसा है और देश की जनता और जम्मू कश्मीर की जनता भी उन पर भरोसा है। इसका कोई टाइम बाउंड है? मुझे लगता है कि अगले चुनाव फिर आ जाएंगे। मुझे लगता है कि बहुत जल्द होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर होते जा रहे हैं। अभी तो उन्होंने पिछले दिनों सपा की भी बात की है, तो लगता है कि स्टेप बाय स्टेप हम उस ओर आगे बढ़। स्मार्ट मीटर के लिए क्या कहेंगे जिससे जम्मू के लोग बड़े नाराज हैं? नहीं, जम्मू के लोग नाराज नहीं है, ये उनके मैनिफेस्टो में ये भी है। बहुत अच्छा। हम ये कह रहे हैं कि जम्मू के लोग स्मार्ट मीटर से तो नाराज नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक जो हमारा डिपार्टमेंट है उनकी कार्यशैली से नाराज है, उनका जो व्यवहार है उससे नाराज है, जो उनका तरीका है उससे नाराज है। अगर तो आपने स्मार्ट मीटर छलांग लगाएगा तो लोग नाराज होंगे। तो आपने इस नाराजगी को दूर करने के लिए, ये भी तो आपके कंट्रोल में ही है, तो आपने कुछ इस पे किया, उनसे बात की, उनसे कहा कि हमारे लोगों को परेशान ना किया जाए या कुछ जो भी उनको असुविधा हो रही है वो नहीं, इसमें क्या? जब इस पर ज्यादा भगंडर मचा था तो तब भी हमने बात की थी। तो उन्होंने क्या किया था कि भाई जो ऑफिसर थे जिन्होंने कुछ जिस कमजोरी पाई गई थी या फिर मीटर्स जो है वो जल्दबाजी में लगाए गए थे, कहीं गली में कहीं खंबे पे टांग दिए थे, और फिर जो छलांग लगा रहे थे, तो उसके लिए उन्होंने एक्सरसाइज की थी, उससे लोगों को थोड़ी संतुष्टि मिली थी। लेकिन अगर कोई शिकायत होगी तो हम उससे भी दूर करेंगे। दिल्ली वेजरों के लिए क्या कहेंगे जो लंबे समय से विरोध कर रहे हैं? पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने ही डेली वेजर्स की जो है वो चिंता की थी। मौका तो इनको भी मिला था। ये कोई भारतीय जनता पार्टी के समय के लगे तो है नहीं, पहले से लगे हुए हैं, लेकिन इनकी एजुटेशन और हड़तालें पहले भी चलती रही है। हम इनकी पैरवाई पहले भी करते थे,
लेकिन ये जो पहले सरकारें रही हैं, मैं आपसे ये एक सवाल, मिनट मेरी बात जी, सुन जी, लीजिए। जी। जो पहले की सरकारें थी जम्मू कश्मीर में, नेशनल कांग्रेस, पीडीपी और कांग्रेस की, उन्होंने इन टेलीविजन के लिए क्या कदम उठाए थे? भारतीय जनता पार्टी ने 200, 500 और 1000 से उठाकर 9,500 और 10,500, 11,500 तक इनको लाया है। और हम कहते हैं कि ये पर्याप्त नहीं है, हम इसका भी समाधान जो है वो करेंगे। ठीक है सर। उसके बाद एक और उनके मैनिफेस्टो में है कि जम्मू कश्मीर में कोई भी बाहरी जमीन नहीं खरीद सकेगा, प्रॉपर्टी टैक्स को भी खत्म किया जाएगा। आपने तो लगाया नहीं, आज तो प्रॉपर्टी टैक्स कहीं नहीं नजर आ रहा है। अभी शुरू नहीं होगा, नहीं, किसी ने दिया क्या? वो सारा मेजरमेंट हो गया है सारा। देखिए, मेजरमेंट होना अलग बात है, प्रॉपर्टी टैक्स को लागू करना अलग बात नहीं है। लागू होगा। मुझे लगता है कि जब तक लोगों की सहमति नहीं होगी तो क्यों प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा? जुगल जी, जो आप जो कह रहे हैं ये ऑन रिकॉर्ड जा रहा है। हाँ, कोई बात नहीं जाएगा। तो लोग संतुष्ट हो जाएं कि जो जुगल साहब ने कह दिया वो मोहर है। बिल्कुल हम कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर लोगों की चुनी हुई सरकार बहुत जल्द बनने वाली है। हाँ, कहा बहुत अमित शाह जल्द। साहब ने कि सितंबर से पहले चुनाव हो जाएंगे। जी, बहुत जल्द जहां चुनाव होने वाले हैं और लोगों की चुनी हुई सरकार आने वाली है। लोगों की समस्याओं को ध्यान रखते हुए ही आगे के फैसले जो है वो लिए जाएंगे। सर, एक बड़ा इशू है, मुझे लगता है कि आप काफी दूर दराज क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से मिलते भी हैं। ऐसे लोग हैं जो पहाड़ों में रहते हैं, दूर दराज रहते हैं, अनपढ़ हैं, मुश्किल से अपनी जीविका चला रहे हैं। ऑनलाइन के चक्कर में उनकी पेंशन बंद हो गई, वही सहारा था उनको। उसके लिए क्या करने जा रहे हैं आप? देखिए, एक तो आपने अच्छा प्रश्न किया कि दूर दराज पहाड़ों में रहने वाले, जहां जिनको बिजली नहीं थी ना, नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनको सौभाग्य योजना के माध्यम से बिजली पहुंचाई। जहां पानी नहीं था तो उनको जल जीवन मिशन के माध्यम से पानी पहुंचाया। जिनके घर गैस सिलेंडर और चूल्हा नहीं था उनको गैस सिलेंडर और चूल्हा भी दिया। किसानों को 6,000 रुपया प्रति वर्ष जो है वो देने का काम किया कि वो अपनी छोटी मोटी खेतीबाड़ी कर सके, उनको एक सहयोग दिया। रही बात आप पेंशन की आप कर रहे हैं, उनकी बीमारी पर जो खर्च होने वाला पैसा था ना, वो पर्याप्त उनके पास नहीं होता लोगों के पास, लेकिन 5 लाख तक की बीमारी का इलाज भी उन्होंने फ्री किया। रही बात पेंशन की, तो एक वेरिफिकेशन हो रही थी कि पिछले जमाने में एक व्यक्ति जो है उसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी पेंशन जो है वो निकल रही है। ये तो अच्छा नहीं है ना। या फिर अगर किसी का बेटा चीफ इंजीनियर है, आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल है सही ना, कह रहे हैं, तो लेकिन वेरिफिकेशन आपको चल रही थी। लगता है एक मिनट, वेरिफिकेशन चल रही थी, कहीं ऐसी अब शिकायत नहीं आ रही है। अगर कहीं कोई ऐसी शिकायत है उसको भी हम दूर करेंगे। कई बार क्या होता है कि किसी की अगर लग गई पेंशन लेकिन वो उस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो उनको थोड़ा दुख होता है, यार मुझे तो लगी थी, मेरी कट गई है। लेकिन ऐसा ऐसा मैं आपको थोड़े 2 मिनट 2 सेकंड में बता। हम गए, एक हमारा नगरोटा विधानसभा का गांव है पुंथल, सुरनसर के आगे है। वहां पर मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी घूम रही थी, हम भी गए उस कार्यक्रम में। तो सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट जा रहा था। आपको पता है, मोदी जी ने कहा कि जाओ लोगों के पास पूछो, उनको कोई समस्या तो नहीं है। ये कोई प्रधानमंत्री नहीं करता, देश के प्रधानमंत्री है। 17 डिपार्टमेंट हर गांव में गए हैं। वहां एक महिला माता बहन और माता जी उठी, उन्होंने कहा, मैंने कहा ना जब ये बात कि भाई 200 से 1000 रुपए तक पेंशन जो है वो मोदी जी ने की है। एक उठी, उन्होंने कहा भाई मेरी तो बंद हो गई है। तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट वाले साथ थे। मैंने कहा भैया बताओ क्यों बंद हो गई है। उन्होंने 2-4 मिनट फोन घुमा के मुझे बताया और फिर मैंने माता जी से पूछा। मैंने कहा माता जी कितने बेटे हैं? उन्होंने कहा 2 बेटे हैं। मैं क्या करते हैं? एक टीचर है, दूसरा LIC का काम करता है। अच्छा है। मैंने कहा बहू? उन्होंने कहा बहू भी टीचर लग गई है। तो मैंने कहा फिर आप की जो पेंशन लगी थी ना, अगर वो कट गई है तो वो उस मां को गई है जिसका कमाने वाला कोई नहीं है, उसके बच्चे भी छोटे हैं, तो आपकी पेंशन उसको गई है। बताओ क्या करना, आपको लगवानी या उसको? नहीं, मेरे पास तो खाने के लिए ठीक है, मेरे बच्चे भी कमा रहे हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, फिर मुझे कोई दुख नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी की गलत पेंशन लगी है तो वो कटी होगी। अगर कहीं शिकायत है, आज भी वेरिफिकेशन के बावजूद रुकी है, तो हम उसे बहुत जल्द दूर करें। एक आखिरी सवाल जुगल जी, मुझे पता है कि इलेक्शन का वक्त है, आप बिजी हैं, अभी भी आपको कहीं जाना है। जी बस। अगले 5 साल अगर जनता आपको मौका देती है, आप फिर से हैट्रिक करते हैं, तो क्या आपके
रहेगा जो आप करना चाहेंगे इन 5 साल में, बड़े हाईलाइटेड जो बड़े बड़े मसले हैं? देखिए, अगर आपके कहीं दिमाग में कोई बड़े मसले हैं तो मुझे बताइए, अन्यथा मैं अगर आपको बताऊं ना, पिछले 10 वर्षों में जम्मू से अखनूर तक का नेशनल हाईवे जो लोग 30 सालों से चला रहे थे, वो हमने बनाया नितिन गडकरी और नरेंद्र भाई मोदी जी के सहयोग से, और बनकर तैयार भी हो गया। और जम्मू से पुंछ तक का नेशनल हाईवे बन रहा है, बड़े बड़े टनल और बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं। एक्सप्रेस वे जो है वो दिल्ली से अमृतसर और अमृतसर से कटरा तक पहुंच रहा है। नेशनल हाईवे जो है वो बड़े बड़े बन रहे हैं। और ये जो जम्मू शहर, सतवारी चौक आपने देखा होगा, कुजवानी चौक आपने देखा होगा, और इसके पीछे जो गंग्याल एरिया जो सरोवर तक कितने जाम जहां पर लगे, गाड़ियों की दिक्कतें, परेशानियां, कई बार तो जहाज भी निकल जाता लेकिन सतवारी चौक नहीं क्रॉस होता। आज आपने देखा होगा कि बड़े बड़े फ्लाईओवर जहां पर बनते जा रहे हैं, तो अभी रिवर फ्रंट बन रहा है। युगल जी, आप बड़े आने वाले दिनों में एक तो जम्मू कश्मीर में और विशेष तौर पर जम्मू में टूरिज्म को बढ़ावा देना होगा। दूसरा, यहां पर रोजगार के नए नए साधन जो हैं वो जुटाने होंगे। तीसरा, ये जो हमारे भाई आज भी जहां पर रोड नहीं पहुंची, जहां पर पुल नहीं बना, जहां पर किसी वजह से उनको कोई परेशानी आ रही है, जैसे आप कह रहे हैं कि किसी को मीटर की समस्या आ रही है, किसी को पेंशन की समस्या है, इन सब समस्याओं को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और जितनी भी समस्या होगी उनका समाधान करें। रमन भल्ला साहब के लिए क्या कहेंगे? कल वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहे हैं, पता नहीं उनके किस तरह का उनका रहेगा, हम पता नहीं, मैं ये भविष्य की गोद में है, क्या मैसेज है उनके लिए आपका? देखिए, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कह सकता। सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, सबको अधिकार है इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने का। मुझे अगर आप अपने लिए पूछें, मेरे नेतृत्व के लिए पूछें, मेरी पार्टी के लिए पूछें, तो मैं बेहतर बता सकता हूं कि इस समय ये नरेंद्र भाई मोदी जी की प्रचंड लहर चल रही है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार हो गई। ये आपके राइवल्स हैं, जो रमन भल्ला साहब हैं, या चौधरी लाल सिंह है, या दूसरी, ये आपका पॉलिटिकल गैप रहता है या व्यक्तिगत गैप भी रहता है? नहीं, ये तो पॉलिटिकल गैप ही। आप कभी बैठते हैं, मिलते हैं, खाना खाते हैं बैठकर? बिल्कुल मिलते हैं। देखिए, पॉलिटिकल राजनीतिक क्षेत्र में जो जिस स्वभाव से हम चलते हैं, हमारी अपनी विचारधारा है, उनकी अपनी विचारधारा है। लेकिन अगर वैसे अगर आप मुझे अगर पूछें सामाजिक तौर पर, तो हम ब्याह शादियों में भी मिलते हैं, चाय पानी भी पीते हैं, उठते भी हैं, बैठते भी हैं। ये विचारधारा की सिर्फ गैप है, विचारधारा की लड़ाई है। और कांग्रेस की विचारधारा ने, आपने देखा ही होगा कि देश को कितना पीछे धकेल दिया, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अब देश को कहां से कहां पहुंचाया। सर, एक आखिरी सवाल, मैंने कहा था आखिरी है, एक आखिरी। कोई बात। मैंने आज से 12-15 साल पहले आपको असेंबली में बड़ा जुझारू रूप में लड़ते हुए 8-10 लोगों ने आपको पकड़ा था, शायद आपको बाहर निकालना चाहते थे, टेबल उल्टे हो गए थे, जम्मू के लिए लड़ते हुए देखा था, मैंने दहाड़ते हुए देखा था असेंबली में, मैंने कवर भी किया था, तब मैं नेशनल चैनल में था। जी भाई साहब, अरविंदर जी, शेर बूढ़ा हो गया है या अभी भी वो दमखम बाकी है? वो तो आपके सामने ही है। लेकिन अरविंदर जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने बड़ी पुरानी बात जो है मुझे याद दिलाई, और आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उस समय भी नेशनल चैनल में काम करते थे। जम्मू, विशेष तौर पर जम्मू खित्ते के समस्याओं को लेकर हमारा अक्सर असेंबली में जो था वो झगड़ा होता था। कारण ये था कि उस समय अगर आप देखें, हर प्रोजेक्ट के लिए झगड़ा होता था, भेदभाव जम्मू के साथ होता था, और हमें लड़ झगड़ कर जम्मू के लिए लेना पड़ता था। और उस समय ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या कांग्रेस हो, इनके स्वभाव में ही नहीं था कि सबके साथ बराबरी का व्यवहार जो है वो किया जाए। आज सामान्य विकास, आज वो जोश है, बिल्कुल वही जोश है। आप अगर देखना चाहें तो पिछले दिनों 10 साल मुझे मौका मिला। कहां दिखाएंगे अब ये जोश? अभी ऐसा है कि देखिए, समय समय की बात है। आपने देखा होगा कि हम अपना दायित्व आज भी पार्लियामेंट में लोगों की आवाज बनकर वहां पर उनकी आवाज को रखते हैं, उस समस्या का समाधान करवाते हैं। और उस समय मैं अकेला हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी का,
लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाया, और जब 2002 के बाद 2008 में इलेक्शन हुई तो 1 से 11 हम हुए, उसके बाद फिर 11 से 25 हुए। तो अब आप देखेंगे अब कितने? अब 25 से भी 45 होने जा रहे हैं। मान लीजिए यानी आप कि एक जम्मू बात। स्वीप कर देना पूरा, बिल्कुल, किसी और बिल्कुल। को मौका ही नहीं देना यहाँ पे। मुझे लगता नहीं है कि लोग किसी और को मौका देंगे। चौधरी लाल सिंह को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं अंडर एस्टिमेट कर रहा, वो हमारे भाई हैं, रमन भल्ला आपने जी कहा हमारे कि भाई मेरे हैं। साथ बड़ा जन सैलाब था, वो हमने भी देखा, हमने मोहर लगाई, ठीक था, लेकिन चौधरी लाल सिंह के पास भी एक फौज है। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, वो भी फील्ड में है, हम भी फील्ड में हैं, लेकिन देश के प्रति और समाज के प्रति पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या किया है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जुगल किशोर ने क्या किया है, और पिछले वर्षों में जो लोगों ने जम्मू का नेतृत्व किया है उन्होंने किया, लोग इसकी तुलना कर रहे हैं ना, तभी तो आज लोग आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि चुनाव बीजेपी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ ये 2 सीटें उधमपुर और जम्मू तो जीत ही रही है। लेकिन मैं आज आपको बताऊं कि हम फाइट दे रहे हैं अपनी अनंतनाग और पुंछ रजौरी वाली सीट पर भी। हो सकता है कि अगर मुकाबला ठीक ठाक हुआ तो हम वो सीट पर भी जीत दर्ज थोड़ी कर और सकते बात कर लेते हैं अनंतनाग सीट पे। हाँ, करिए। रविंद्र रैना जी आ रहे हैं वहां से। हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो तय आप नाम करेगा, बता दीजिए। जिसको मौका देगा वही आएगा और वही रविंद्र लड़ेगा। रैना जी ने बड़ा काम किया उस बेल्ट में। हाँ, रविंद्र रैना जी ने भी अच्छा काम किया है वहां पर, और वो उसी क्षेत्र के रहने वाले भी हैं, और अब तो बहुत हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, बता दीजिए। अब क्या कितने थोड़े ही दिन रह गए। अच्छा, एक बात मैं बताऊं, जब मुझे मिला ना ये अपना मैंडेट, हाँ। तो मुझे उस समय तक नहीं पता था, जब तक कि भाई घोषणा नहीं हुई, तो मुझे मेरा अपना पता नहीं था, मैं दूसरे का क्या बता सकता हूँ। क्या ऐसे बातचीत चलती होगी आपस में? आप दोस्त भी हैं, गहरे दोस्त भी हैं, तो बातचीत होती है कोई रविंद्र रैना जी से? जी जी। हाँ हाँ, बिल्कुल। इस बारे में सीट के बारे में कि वो कंटेस्ट करने जा रहे नहीं, हैं। मुझे लगता है कि रविंद्र रैना जी भी अपना सुझाव ही दे सकते हैं, लेकिन असली फैसला तो शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में है। और विकल्प क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास? कौन चेहरा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास जिस कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी करेगी, आप नाम वही बताएं होगा। ना। नहीं, मुझे इसकी इतनी जानकारी नहीं है, अब नामों पर चर्चा भी नहीं हुई है, जब कहीं चर्चा होगी हम आप सोच रहे होंगे मन में कि जितनी मेरे लिए, जितनी तेरी उम्र है, इतनी देर तुम्हें सियासत में होगी, तो मुझसे क्या बुलवाना चाहता नहीं है? नहीं माना जी। रविंद्र जी आप पुराने मित्र हैं हमारे, मुझे लग रहा है कि हम दोनों हम उम्र ही होंगे, कोई ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपका भी बड़ा आदर मान और सम्मान करता हूं कि क्योंकि आप एक ऐसे पत्रकार हैं जो सच को सच और झूठ को झूठ कहते हैं। शुक्रिया सर, आपके मुंह से ये शब्द निकले, ये वैलिड हो गए। जी महाराज जी, थैंक यू वेरी बहुत मच। अच्छा, धन्यवाद रविंद्र जी। जुगल किशोर शर्मा थे, 2 बार सांसद रह चुके हैं इसी सीट से, और तीसरी बार आश्वस्त हैं कि हैट्रिक करेंगे। लेकिन रमन भल्ला साहब कल नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। देखें भविष्य की गोद में क्या है। 19 तारीख को, 26 तारीख को और 4 जून को क्या फैसला आता है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।